ये दुनिया की वो दो बेहतरीन किताबें हैं जो हमें डॉक्टर बना सकती है। क्लास 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी और क्लास 12th की एनसीईआरटी बायोलॉजी, इन दोनों किताबों को मिलाकर 636 पेजेस करीब होते हैं। सबसे बड़ा सवाल, इन दो किताबों से ही नीट में कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं? सबसे पहले तो वो जरा समझ लेते हैं। नीट एग्जाम में इस साल 2021 के करीब अगर बात करें हम, 2021 में 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनमें से 97 to 98 क्वेश्चंस इन्हीं दो किताबों के डायरेक्ट लाइन से पूछे गए थे और उन 97 में से हमें 90 क्वेश्चंस ही करने थे। इसका मतलब पूरा का पूरा पेपर हमारा एनसीईआरटी से था। तो सवाल बन जाता है कि हमें एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़नी चाहिए। कोई टॉपर कहता है 20 बार, कोई टॉपर कहता है 25 बार, कोई कहता है बस 5 बार हमने पढ़ी थी एनसीईआरटी को। तो अब बात आती है कि टॉपर्स एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़ते होंगे। इस किताब की कॉस्ट बेनिफिट रेशियो की अगर मैं बात करूं, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कहने का मतलब बहुत कम पढ़कर ज्यादा स्कोर कर लेना इन्हीं दो किताबों से पॉसिबल होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी कंटेंट है इसकी, लेकिन 11th और 12th के बेसिस पे इन दोनों किताबों से बेहतर किसी का कंटेंट नहीं है। लेकिन ये इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसे एक ऑथर ने अगर लिखा होता तो ये किताब बहुत ही सिंपल होती। टोटल 40 ऑथर के पैनल ने इसे मिलकर लिखा है, तो ये किताब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब डायरेक्ट अपने सवाल पे आते हैं कि हमें एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो इसका कोई डायरेक्ट जवाब नहीं है। मैं अगर कह दूं 25 बार या 30 बार, इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। 2012 में मैं 11th क्लास में था और मुझे पहली बार एनसीईआरटी पढ़ने का मौका मिला था। 2013 में मैंने 12th की एनसीईआरटी पढ़ी थी। इसके बाद धीरे धीरे जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो आज 2022 हो चुका है। करीब 10 से 11 साल इन किताबों को पढ़ते हो चला। मैंने सबसे ज्यादा जो जिंदगी में किताबें पढ़ी हैं वो एनसीईआरटी ही पढ़ी हैं और इसके रेफरेंस में काफी सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, इसको और भी ज्यादा नॉलेज इनहैंस करने के लिए। तो मैं तुम्हें ये बेहतर तरीके से बता सकता हूं क्योंकि ये किताबें मैंने लगभग 10 से 11 साल पढ़ी हैं। इन किताबों में इतना कुछ लिखा होता है जिसका मतलब समझने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और इनका रियल मतलब क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसको समझाने के लिए मैंने तो काफी सारी वीडियोस लाई हैं और उन वीडियोस के थ्रू तुम्हें बताता रहता हूं अक्सर कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, उसमें क्या रियल मतलब क्या है, लोग क्या समझाते हैं, वो सारी बातें हम कर चुके हैं। तुम्हारा एक एनालिसिस करने वाला हूं कि तुम्हें एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी चाहिए। और जरा देखते हैं, एक हमारे पास सेल्फ एनालिसिस का एक रिपोर्ट होना चाहिए। जब आज इस वीडियो को हम कंप्लीट कर चुके होंगे तो तुम्हारे पास ये स्कोर आ चला होगा। तो स्कोर क्या है भाई? टोटल 10 क्वेश्चंस अभी मैं तुमसे पूछने वाला हूं एनसीईआरटी का। ये 10 क्वेश्चन वहां से हैं जहां बच्चों की ज्यादातर ध्यान जाते नहीं है। अगर तुम्हारे 10 में 5 आते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अगर 5 से 6 आते हैं तो तुम मीडियोकर हो एनसीईआरटी में। अगर 6 से 7 आते हैं तो तुम एनसीईआरटी अच्छी है तुम्हारी। 7 से 9 अगर आ जाते हैं तो तुम्हारी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है। 9 या 9 से ज्यादा आ जाते हैं तो तुम्हारी एनसीईआरटी बिल्कुल एक्सलेंट लेवल पे जा रही है। तो ये स्टार्ट करें। तो तुम मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हारे 10 क्वेश्चन में कितने सही गए। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलो भाई, आज का पहला क्वेश्चन, और मैं ये भी बताऊंगा एनसीईआरटी में कहां पे लिखी हुई है, वो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी मैंने ले रखा है इसका। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। व्हाट इज द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ द मसल? डायरेक्ट एक वर्ड में आंसर आना चाहिए कि मसल का एनाटॉमिकल यूनिट क्या होता है। हम पढ़ते तो हैं एनसीईआरटी, लेकिन इस चीज को हमने कभी एनसीईआरटी में देखा नहीं। जल्दी कुछ बच्चों ने देखा होगा। इसका आंसर जो है वो है मसल फाइबर। जब तुम चैप्टर नंबर 20 देखोगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसकी एनसीईआरटी की समरी में लिखा हुआ है कि मसल फाइबर इज द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। नीट में आने के चांसेस पूरे बनते हैं कि विच इज द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल, और हमारे दिमाग में आंसर जाना जाता है, कभी सार्कोमेयर जाता है तो कभी कुछ और जाता है। तो क्या जाएगा आंसर हमारा? मसल फाइबर इज द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। चलो, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लावर विद अ स्टाइल लेस कार्पेल। जैसे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है ना कार्पेल में, तो उसमें स्टाइल है ही नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है, कार्पेल मौजूद है उसमें और स्टिग्मा मौजूद है, स्टाइल उसमें है ही नहीं। तुम सोचोगे ये लाइन कहां लिखी हुई है? लाइन नहीं, डायग्राम है एक। इस डायग्राम को कभी हम गौर से देखते नहीं।
ये डायग्राम को देखो, ये डायग्राम पैपेवर का है। जब ये पैपेवर के डायग्राम को तुमने देखा होगा तो पैपेवर के डायग्राम में स्टिग्मा तो पता चलता है, पैपेवर के डायग्राम में स्टिग्मा पता चलता है, ये नीचे ओवरी भी पता चलती है, लेकिन इसमें स्टाइल की कोई चर्चा है नहीं। और रियल बात है, इसमें कोई स्टाइल प्रेजेंट है भी नहीं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस डायग्राम में दो ही चीजें पता लगती हैं, एक तो स्टिग्मा पता लगता है और एक बाकी ओवरी पता लगता है। तो पूछा जाएगा कौन सा है, तो बोलेंगे वो पैपेवर का है, पैपेवर सोमनिफेरम का है। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स एंड गैसेस? क्या जाएगा आंसर? क्लास 12th चैप्टर नंबर 16, कितनी क्लाउड्स एंड गैसेस रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड एब्जॉर्ब सम ऑफ इट बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। क्लियर है यहां तक? तो ओवरऑल ये आंसर क्या जाएगा? 1/4। नेक्स्ट, कॉर्डी टेन्नी की अगर बात करें, क्या देखा है तुमने ये चीज लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? इमेजिन करो, एनसीईआरटी की पिक्चर आने से पहले तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए कि कॉर्डी टेन्नी एनसीईआरटी में कहां पे लिखा हुआ है। थियरी में तो कहीं नहीं लिखी हुई एनसीईआरटी में। इस डायग्राम में एनसीईआरटी ने यहां पे कॉर्डा टेन्नी दिया है और कहीं भी कॉर्डा टेन्नी की जिक्र नहीं है। यह है हमारी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 18 में दे रखा है एनसीईआरटी का डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट कब एस्टेब्लिश हुई थी? वो कौन सा ईयर था जब पहली बार एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एस्टेब्लिश हुई थी? कब हुई थी भाई? 1984 में वो एस्टेब्लिश हुई थी। और ये चीज दे रखा है रामदेव मिश्रा के बायोग्राफी में दे रखा है। बायोग्राफी से नीट में क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए बायोग्राफी भी हमें नहीं छोड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम छठे क्वेश्चन की तरफ। कोलेजन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को किसने डिस्कवर किया है? कोलेजन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को किसने डिस्कवर किया है? कुछ याद आ रहा है? चैप्टर नंबर 8, उसके पहले साइंटिस्ट का नाम GN रामचंद्रन। स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन की डिस्कवरी नीट में आया था, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन के बारे में, और इसी से रिलेटेड था रामचंद्रन प्लॉट। यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, समझ गए? तो हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर। वाई सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल इन एंजियोस्पर्म? ये लाइन कहां लिखी हुई है एनसीईआरटी में? सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल इन एंजियोस्पर्म। तो क्लास 12 की चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां पे लाइन है, देख सकते हो तुम। सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। सीड फॉर्मेशन क्या है? डिपेंडेबल। तो इस पैराग्राफ से उस लाइन का मतलब लिया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एग्जांपल्स बताना है जहां लिगामेंट नॉट ओनली कनेक्ट्स बोन टू बोन। सबको पता होगा कि बोन को मसल से जोड़ने के लिए टेंडन चाहिए होता है और बोन को बोन से जोड़ने के लिए लिगामेंट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या हमारे बॉडी में कोई ऐसी भी जगह है जहां लिगामेंट्स बोन को बोन से जोड़ने का काम नहीं करती? क्या आ गया दिमाग में? आई की बात हमने की है कभी? याद करो, आई में लेंस की बात की है। क्या वहां पे भी लिगामेंट्स होते हैं? और तुमको पता होगा ओवरी के पास भी लिगामेंट होते हैं और वहां पे भी बोन टू बोन कनेक्शन नहीं होता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्या हमने ये चीजें एनसीईआरटी में देखी हैं लिखी हुई? हां या ना? टैक्सोनॉमिस्ट ऑल्सो प्रिपेयर एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन थ्रू। तो ये एनसीईआरटी की समरी में लिखा हुआ है। मैनुअल्स और मोनोग्राफ जाएगा उस पैराग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू दी। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्विवेलेंट होता है? एनसीईआरटी में लिखी हुई है चीज, चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू दी ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये टोटल 10 क्वेश्चन थे। इन 10 क्वेश्चन में तुम्हारा कितना आया है, सेल्फ एनालिसिस तुम अब आराम से कर सकते हो। अगर इन 10 क्वेश्चन में तुम्हारे 5 नंबर आ रहे हैं या उससे नीचे आ रहे हैं
तो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है वो। 5 से 6 आ रहे हैं तो एनसीईआरटी में मेडियोकर हो तुम। 6 से 7 आ रहे हैं एनसीईआरटी ठीक है तुम्हारी, अच्छी है। 7 से 9 आ रहे हैं तो बहुत अच्छी है। 9 या 9 से ऊपर आ रही है तो तुम्हारी एनसीईआरटी एक्सीलेंट लेवल पे है। तो एनसीईआरटी को अच्छा तो किया जा सकता है, बस एनसीईआरटी की तुम्हें वैल्यू समझनी है कि टोटल क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आने हैं। तो अगर इसका मतलब मैं बोलूं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, गलत बात, ये समझ में नहीं आएगी एनसीईआरटी। कुछ चैप्टर्स के मैं नाम बोलता हूं एनसीईआरटी से बिल्कुल समझ में नहीं आनी। इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, चाहे वो प्रिंसिपल जेनेटिक्स हो या वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हो, कभी एनसीईआरटी से पल्ले नहीं पड़ती है चैप्टर्स। नेक्स्ट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अलग लैंग्वेज में लिखी हुई है, ये समझ में नहीं आती। बायोमॉलिक्यूल की एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, स्टार्टिंग कैसे हुई है। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पहले किसी भी टीचर से एनसीईआरटी से अलावा अच्छे से पढ़ लो, मतलब एनसीईआरटी के दायरे में ही, ऐसा नहीं कि बाहर बाहर से चीजों को पढ़ रहे हैं, बस एक बार अच्छे से उसको एक्सप्लेन हो जाए और उसके बाद हम एनसीईआरटी को पढ़ें। इस बार जो तुम्हारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है बिट्स फॉर बायोलॉजी पे, वो कुछ ऐसा ही स्टार्ट होगा। इस बार सिर्फ हम लोग एनसीईआरटी को अंडरलाइन कर कर नहीं पढ़ेंगे, पहले चीजों को समझेंगे हम, और एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ना होगा। सारे लाइन को बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा मैं तुम्हें, और फिर तुम्हें घर पे एनसीईआरटी को पढ़ना होगा। फिर उसी से रिलेटेड हम डेली क्वेश्चंस करने वाले हैं, 40 to 45 क्वेश्चंस। समझ चुके हो? तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताओ तुम्हारे मार्क्स आ कितने रहे हैं आखिर। इसके अलावा जो बच्चे चाहते हैं मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना, मुझसे और मेरे जैसे बहुत सारे एडुकेटर्स अनअकैडमी पे हैं, और इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स की पूरी टीम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तुम्हें अनअकैडमी पे पढ़ा रही है। इसके लिए तुम्हारे लिए तो आज तो ऑफर भी एक है, 11th of Feb है, इसके लिए एक ऑफर भी रखा गया है। आज तुम अगर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 महीने का उसमें एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री है। 3 महीने का क्लास 12th का भी सब्सक्रिप्शन फ्री है। ये मैं किस लिए बता रहा हूं, ये उनके लिए सब्सक्रिप्शन काफी बेहतर होगा जो बच्चे इस बार बोर्ड का भी एग्जाम देने वाले हैं। उनके लिए तो बिल्कुल सोने पे सुहागा मानो। जो बच्चे 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मतलब जिनका टारगेट अगर 2023 है, जिनका टारगेट वो ये लें, और 2024 वाले ये लें। बाकी तुम्हारी चॉइस है तुम्हें कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। तो हमारे साथ अनअकैडमी के साथ तुम नीट को क्रैक कर सकते हो, और ये ऑफर बस प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, आज तक के लिए ये ऑफर वैलिड है। यूएलाइट अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज, बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे कि हम कौन सी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। क्या अनअकैडमी की कोई टेस्ट सीरीज नहीं है? अनअकैडमी ने भी अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इसमें टेस्ट सीरीज तो है ही, प्लस खास बात इसमें क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। तुम पता चलेगा कि तुम कहां पे स्टैंड कर रहे हो। एनसीईआरटी से पूरी पेपर डिजाइन रहेगी बायोलॉजी की। नीट का पेपर जैसा होता है बिल्कुल ऐसा ही पेपर होगा यूएलाइट का। क्वेश्चंस क्राफ्टेड बाय टॉप एडुकेटर्स, जो टॉप एडुकेटर्स हैं हमारी अनअकैडमी की टीम में, जिनको करीब 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है टेस्ट लेने का, जो टेस्ट के पेपर डिजाइन करते हैं, बिल्कुल वैसा ही पेपर होगा। 10,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग यहां पे करने वाले हैं। तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन के ये प्लान है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 2,799 रुपए में, और 18 महीने का 4,499 रुपए में। इस पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा तुम्हें ये कोड यूज करने के बाद, ठीक है। कुमार लाइव, KUMARLIVE। इसके बाद अनअकैडमी प्रोडिजी, इससे तुम चेक करते हो कि तुम कहां पे स्टैंड कर रहे हो लाखों बच्चों की भीड़ में। 6 फरवरी को होनी है सुबह 10 बजे, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें, वो 6 फरवरी को ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसे ही और भी अनअकैडमी की प्रोडिजी होती रहती है। बहुत सारे अच्छे अच्छे रिवार्ड्स हैं जो तुम्हें ऑलरेडी मिलते हैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए। और बाकी एक आस्क का डाउट फीचर है। अब तुम्हारा एक भी डाउट अनअकैडमी पे बचता नहीं है, और तुम्हारा कोई भी डाउट, कोई भी सिली मिस्टेक, है ना, तुम सारा कुछ यहां पे सीख सकते हो, सारा कुछ तुम पूछ सकते हो। मेंटरशिप के प्रोग्राम्स यहां पे अनअकैडमी पे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशंस तुम्हें एक्सपर्ट से मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज तुम्हें एक आइडिया लगा होगा कि हमें एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़नी चाहिए। इसका आइडिया तो जरूर तुम्हें लग गया होगा कि एनसीईआरटी को हमें कितनी बार पढ़नी चाहिए। तो कोई नंबर नहीं फिक्स्ड है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा अपने साइड से एक बार ही पढ़ें, लेकिन अच्छे से पढ़ें, सॉलिड तरीके से पढ़ें एनसीईआरटी को। मैं आज भी जब एनसीईआरटी को देखता हूं, कुछ ना कुछ नई चीजें निकलकर जरूर आ जाती हैं। वो चाहे कोई वर्ड हो कि अच्छा ये वर्ड यहां पे यूज क्यों किया गया, जब चैप्टर नंबर इसमें की गई यूज तो वहां पे ये वर्ड में डिफरेंस क्यों यूज किया गया,
ट्वेल्थ में ऐसी चीज क्यों लिखी हुई है, 11th में ऐसी क्यों लिखी हुई है, 11th का लैंग्वेज इस लाइन में ऐसा है, 12th में ऐसा है। ये चीजें जब तुम ऑब्जर्व करने लगोगे ना कि एनसीईआरटी की फुल स्टॉप कहां है, कॉमा कहां है, डायग्राम में लेबलिंग कैसे की गई है, तो एक अलग ही तरीके से एनसीईआरटी की निखार तुम्हारे सामने देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी को कहते हैं बार बार पढ़नी चाहिए, जब भी मौका मिले बस एक बार पढ़ लो, कोई नंबर फिक्स नहीं है इसके लिए। ओवरऑल मैं कहूंगा मिनिमम तो 10 बार तो पढ़नी ही चाहिए तुम्हें, अगर तुम नीट के एग्जाम में बैठ रहे हो तो मिनिमम 10 बार, मैक्सिमम तुम्हारी चॉइस है, लेकिन 10 बार हर एक बार अच्छे से होना चाहिए, हर एक बार। और जैसे जैसे हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं ना चैप्टर्स को, तो धीरे धीरे हमारा टाइम ड्यूरेशन कम होते चला जाता है। पहली बार पूरे चैप्टर को पढ़ने में क्या पता 10 घंटे लग जाते हो, पूरे चैप्टर को पढ़ने में, रीडिंग लगाने की मैं बात नहीं कर रहा, समझ समझ कर पढ़ने में 10 घंटे मतलब 2-3 दिन लग जाते होंगे। उसके बाद 8 घंटे, फिर 7 घंटे। एनसीईआरटी ऐसी होनी चाहिए कि हर एक चैप्टर 5-5 मिनट में तुम रिकॉल कर पाओ। पार्क में तुम टहल रहे हो और 5-5 मिनट में चैप्टर रिकॉल हो रही है, यह होनी चाहिए एनसीईआरटी की खासियत, है ना। तो ओवरऑल एनसीईआरटी इस लेवल पर लेकर आओ कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे और पता चले कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से कहां से पूछा गया है। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी आइडिया लगे कि वो 10 में कितना कर पा रहे हैं। बाय बाय, थैंक यू। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो में कमेंट जरूर करना कि क्या तुम सोच रहे हो, क्या तुम्हें लगा कि एनसीईआरटी में क्या मैंने पहली बार ये चीज सीखी। बाय बाय, थैंक यू।